सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त वीके और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा समय की गहराइयों में भारतवर्ष की उस शानदार विरासत की ओर जिसने सदियों से दुनिया को चकित किया है। भारत का इतिहास बहुत समृद्ध और विविध है, जिसमें प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक युग तक की महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। ये केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति की एक अटूट धारा है, जिसने इस भूमि को सोने की चिड़िया और विश्वगुरु जैसे नामों से सुशोभित किया। हमारी यह यात्रा उस कालखंड से शुरू होगी जब मनुष्य ने पहली बार इस धरती पर सभ्य जीवन के बीज बोए, और हम देखेंगे कैसे विभिन्न संस्कृतियों और साम्राज्यों ने इस महान राष्ट्र के ताने बाने को बुना। हम उन महान विचारकों, शासकों और क्रांतिकारियों को याद करेंगे जिन्होंने अपने समय की चुनौतियों का सामना किया और भारत के भविष्य की नींव रखी। यह कहानी है लचीलेपन की, नवाचार की और एक ऐसी अदम्य भावना की जिसने अनगिनत तूफानों का सामना करते हुए भी अपनी पहचान को अक्षुण्ण रखा। तो देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम उड़ान भरने वाले हैं अतीत के सुनहरे पन्नों की ओर। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक यात्रा के लिए? तो आइए जानते हैं भारत के इतिहास के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में और समझते हैं कि कैसे हमारा आज हमारे कल से जुड़ा हुआ है। यह सफर सिर्फ जानकारी का नहीं, बल्कि प्रेरणा का भी होगा, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ेगा और हमारे भविष्य को एक नई दिशा देगा। देवियों और सज्जनों, हमारी ऐतिहासिक यात्रा का पहला पड़ाव है सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। कल्पना कीजिए, आज से हजारों साल पहले जब विश्व के अनेक कोने अभी अंधकार में थे, तब सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जिसने शहरी नियोजन और वास्तुकला के अद्भुत मानक स्थापित किए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जहां सुनियोजित सड़कें, पक्की ईंटों के मकान, सार्वजनिक स्नानागार और एक अत्यंत विकसित जल निकासी प्रणाली मौजूद थी। यह सिर्फ एक बसावट नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित समाज का प्रतिबिंब था, जहां सामुदायिक जीवन को महत्व दिया जाता था। इस सभ्यता के निवासियों ने न केवल वास्तुकला में निपुणता हासिल की, बल्कि वे धातु विज्ञान, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला और मनके बनाने में भी माहिर थे। उनकी मोहरों पर अंकित जानवरों और अज्ञात लिपि के चित्र आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। क्या थी उनकी भाषा? कैसे वे इतने बड़े क्षेत्र में एक समान संस्कृति बनाए रखने में सफल रहे? और सबसे बड़ा प्रश्न, ऐसी उन्नत और समृद्ध सभ्यता का अंत कैसे हुआ? क्या यह जलवायु परिवर्तन था, नदियों का मार्ग बदलना, या कोई बाहरी आक्रमण? ये सवाल आज भी हमें उस प्राचीन गौरव की ओर खींचते हैं और अधिक जानने को विवश करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसे हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। यह काल लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसी काल में वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो न केवल भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता के मूल ग्रंथ हैं, बल्कि तत्कालीन समाज, संस्कृति और जीवन शैली पर भी विस्तृत प्रकाश डालते हैं। इन पवित्र ग्रंथों की रचाओं में प्रकृति की शक्तियों की उपासना, यज्ञों का महत्व और जीवन के नैतिक मूल्यों का गहन विवेचन मिलता है। यह वह समय था जब ज्ञान को श्रुति और स्मृति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। वैदिक समाज प्रारंभ में कबीलाई था, लेकिन धीरे धीरे यह कृषि आधारित और अधिक स्थायी होता गया। समाज की संरचना में भी परिवर्तन आए। पितृसत्तात्मक व्यवस्था मजबूत हुई और वर्ण व्यवस्था ने आकार लेना शुरू किया, जो आगे चलकर जाति व्यवस्था के रूप में विकसित हुई। इस काल में भाषा, साहित्य और धार्मिक अनुष्ठानों का विकास हुआ, जिसने भारतीय संस्कृति की नींव को और भी सुदृढ़ किया। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ा, जहां शिष्य गुरु के सानिध्य में रहकर न केवल शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते थे, बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखते थे। यह युग भारतीय चिंतन परंपरा की आधारशिला रखता है। देवियों और सज्जनों, अब हम चलते हैं उस दौर में जब भारत ने पहली बार एक विशाल और केंद्रीकृत साम्राज्य का उदय देखा, मौर्य साम्राज्य, जिसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। इस साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, की सहायता से रखी थी। चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी शासन कला और कूटनीति का एक उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल नंद वंश का अंत किया, बल्कि यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित कर एक विशाल भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, जो पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से जाना जाता है। कलिंग युद्ध में हुए भीषण रक्तपात ने उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया और उन्होंने शस्त्र विजय के स्थान पर धम्म विजय का मार्ग अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया, बल्कि उसके प्रचार प्रसार के लिए अथक प्रयास किए और अपने संदेशों को स्तंभों और शिलालेखों पर अंकित करवाकर दूर दूर तक पहुंचाया। उनके शासनकाल में कला, स्थापत्य और लोक कल्याण के कार्यों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। मौर्य साम्राज्य ने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की और एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी, जिसका प्रभाव आने वाले कई साम्राज्यों पर पड़ा। आइए अब हम भारतीय इतिहास के उस कालखंड में प्रवेश करते हैं जिसे अक्सर स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, गुप्त साम्राज्य।
जो लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक अपने चरमोत्कर्ष पर था। इस युग में कला, विज्ञान, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, जिसने भारतीय संस्कृति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जैसे पराक्रमी और कला प्रेमी शासकों ने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि ज्ञान और सृजनात्मकता के लिए एक अनुकूल वातावरण भी प्रदान किया। यह वह समय था जब भारत ने विश्व को शून्य और दशमलव प्रणाली जैसी अमूल्य देन दी। महान कवि कालिदास ने इसी युग में अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूतम जैसी कालजयी रचनाएं की। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे खगोलविदों और गणितज्ञों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में भी चरक और सुश्रुत के सिद्धांतों का प्रभाव दूर दूर तक फैला। स्थापत्य कला में भी इस युग ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। अजंता और एलोरा की कुछ गुफाओं का निर्माण इसी काल में हुआ और मंदिरों की नागर शैली का विकास भी इसी समय प्रारंभ हुआ। गुप्त काल वास्तव में भारतीय प्रतिभा और समृद्धि का प्रतीक था, जिसकी चमक आज भी हमें प्रेरित करती है। उत्तर भारत में एक नया अध्याय बौड़ी गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर भारत की राजनीतिक तस्वीर एक बार फिर बदलने लगी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुब-उद-दीन ऐबक ने की थी और यह सल्तनत 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई तक अस्तित्व में रही। इस कालखंड में विभिन्न वंशों ने दिल्ली पर शासन किया, जिनमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश प्रमुख थे। इन शासकों ने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि भारतीय संस्कृति पर भी अपनी छाप छोड़ी। दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक नया रूप विकसित हुआ। कुतुब मीनार, जो आज भी दिल्ली की शान है, इसी काल की देन है। अलाई दरवाजा और तुगलकाबाद किले के अवशेष भी इस युग की स्थापत्य कला के बेहतरीन नमूने हैं। इस काल में प्रशासन, राजस्व प्रणाली और सैन्य संगठन में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। हालांकि यह दौर राजनीतिक अस्थिरता और संघर्षों से भी भरा रहा, लेकिन इसने भारतीय समाज और संस्कृति के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे एक मिली-जुली तहजीब का जन्म हुआ। सूफी संतों और भक्ति आंदोलन के संतों ने भी इसी काल में प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलाया। साम्राज्य, शान और शौकत का प्रतीक बौड़ी देवियों और सज्जनों, दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद भारत की सरजमियों पर एक ऐसे साम्राज्य का उदय हुआ जिसने अपनी शान और शौकत और स्थापत्य कला से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इस साम्राज्य की नींव रखी, जो औपचारिक रूप से 1857 तक चला। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक इस वंश ने कई ऐसे शासक दिए जिन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहरी छाप छोड़ी। यह साम्राज्य अपनी विशालता, सैन्य शक्ति और प्रशासनिक कुशलता के लिए जाना जाता था। मुगल काल को भारतीय कला, साहित्य और वास्तुकला का एक और स्वर्ण युग माना जा सकता है। सम्राट अकबर के शासनकाल में प्रशासनिक सुधारों, धार्मिक सहिष्णुता, सुलह ए कुल की नीति और सांस्कृतिक समन्वय को विशेष बढ़ावा मिला। उनके दरबार में नवरत्न शोभायमान थे, जो विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान थे। शाहजहां के काल में ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी अद्भुत इमारतों का निर्माण हुआ, जो आज भी मुगल वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं और विश्व धरोहर का हिस्सा है। मुगल चित्रकला और संगीत ने भी इस दौर में नई ऊंचाइयों को छुआ, जिससे भारतीय संस्कृति और भी समृद्ध हुई। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही यूरोपीय शक्तियों का भारत में प्रभाव बढ़ने लगा और इनमें सबसे प्रमुख थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे व्यापार के बहाने आई यह कंपनी भारत की राजनीतिक स्वामी बन बैठी और फिर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। यह दौर, जो 1947 तक चला, भारतीय इतिहास का एक अंधकारमय अध्याय था। इसमें भारत का आर्थिक शोषण हुआ, पारंपरिक उद्योगों का पतन हुआ और देश को गरीबी और अकाल का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर भारतीय समाज को विभाजित करने का भी प्रयास किया, लेकिन देवियों और सज्जनों, गुलामी की इन जंजीरों ने भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला को और भी प्रज्वलित कर दिया। इस काल में अनेक समाज सुधारकों और राष्ट्रवादियों ने जन्म लिया, जिन्होंने लोगों में नई चेतना जगाई। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जैसे विचारकों ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और राष्ट्रीय गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। इसी दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक संगठित रूप प्रदान किया। यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि यह भारत की आत्मा को पुनः जागृत करने का संघर्ष था। स्वतंत्रता संग्राम, आहुतियों और आंदोलनों की गाथा। ब्रिटिश दासता से मुक्ति पाने का संघर्ष कोई एक दिन या एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह दशकों तक चले त्याग, बलिदान और अनगिनत आंदोलनों की एक लंबी और गौरवशाली गाथा है। इसकी पहली बड़ी चिंगारी 1857 के सिपाही विद्रोह के रूप में भड़की, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। हालांकि इसे क्रूरता पूर्वक दबा दिया गया, लेकिन इसने स्वतंत्रता की जो अलख जगाई वह कभी बुझी नहीं। इसके बाद 20वीं सदी के प्रारंभ में बंग भंग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन जैसे प्रयासों ने राष्ट्रीय चेतना को और मजबूत किया।
महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में आगमन के साथ स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और ऊर्जा मिली। उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित असहयोग आंदोलन 1920 से 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह 1930 और अंततः 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निर्णायक साबित हुए। इन आंदोलनों में लाखों आम भारतीयों ने, महिलाओं, छात्रों, किसानों और मजदूरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई। इसके साथ ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के सशस्त्र संघर्ष और बलिदान ने भी युवाओं में देशभक्ति का असीम जज्बा भरा। यह अनेक धाराओं का संगम था जिसका एकमात्र लक्ष्य था पूर्ण स्वराज। स्वतंत्रता और विभाजन, एक नए युग का आरंभ और एक अंतहीन पीड़ा। वर्षों के संघर्ष और असंख्य बलिदानों के पश्चात वह ऐतिहासिक क्षण आया जिसका हर भारतवासी को बेसब्री से इंतजार था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त की। आधी रात को जब दुनिया सो रही थी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह में जाग रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में तिरंगा फहराया और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण के साथ एक नए राष्ट्र की यात्रा का शुभारंभ किया। यह क्षण अपार खुशी और उम्मीदों से भरा था, लेकिन इसके साथ एक गहरी पीड़ा भी जुड़ी हुई थी। स्वतंत्रता की कीमत भारत को विभाजन के रूप में चुकानी पड़ी। देश का बंटवारा हुआ और भारत एवं पाकिस्तान नामक दो नए राष्ट्रों का जन्म हुआ। यह विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और इसने इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक को जन्म दिया। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और इस दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों में अनगिनत निर्दोष जाने गई। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने स्वतंत्रता के उल्लास में भी एक कसक घोल दी। विभाजन के जख्म आज भी दोनों देशों के संबंधों में महसूस किए जाते हैं और यह हमें याद दिलाता है कि एकता और सौहार्द का मूल्य कितना अधिक है। प्रमुख व्यक्ति, वे प्रकाश स्तंभ जिन्होंने राह दिखाई। देवियों और सज्जनों, भारत का इतिहास केवल घटनाओं और तिथियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह उन महान व्यक्तियों की कहानी भी है जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से इस राष्ट्र की नियति को आकार दिया। इनमें सबसे पहले नाम आता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के शस्त्रों से दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक को झुका दिया। उनका जीवन और दर्शन आज भी पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे न केवल एक राजनीतिक नेता थे, बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे जिन्होंने छुआछूत और सांप्रदायिकता जैसी बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक सोच, औद्योगिकीकरण और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर एक नए भारत की नींव रखी। उनकी दूरदृष्टि ने भारत को विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। और हम कैसे भूल सकते हैं शहीद आजम भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को, जिन्होंने छोटी सी उम्र में देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका साहस, देशभक्ति और बलिदान आज भी भारतीय युवाओं के दिलों में क्रांति की ज्वाला जलाता है। ये तो कुछ ही नाम हैं, ऐसे अनगिनत नायक और नायिकाएं हैं जिनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अतीत से प्रेरणा भविष्य की ओर। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारे भारतवर्ष के समृद्ध और गौरवशाली इतिहास की एक संक्षिप्त झलक। हमने देखा कि कैसे सिंधु घाटी की उन्नत सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता संग्राम की वीर गाथाओं तक हर कालखंड ने भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया है। भारत का इतिहास न केवल राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करता है, बल्कि यह सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और साहित्यिक योगदानों का भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह उन अनगिनत लोगों की कहानी है जिन्होंने इस भूमि को अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने बलिदान से सींचा है। यह इतिहास हमें सिखाता है कि अनेक विविधताओं के बावजूद एकता की एक मजबूत डोर हमें हमेशा बांधे रखती है। यह हमें याद दिलाता है कि चुनौतियों का सामना करने और विजय प्राप्त करने की हमारी क्षमता असीम है। हमारे पूर्वजों ने हमें एक ऐसी विरासत सौंपी है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं और जिससे प्रेरणा लेकर हम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उनकी दूरदर्शिता, उनका साहस और उनका समर्पण हमारे लिए मार्गदर्शक सितारे हैं। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, यह इतिहास हमें हमारी जड़ों से जुड़ने और हमारे अतीत से सीखने का अवसर प्रदान करता है। आइए हम अपने इस महान इतिहास से प्रेरणा लें, इसकी उपलब्धियों पर गर्व करें और इसकी गलतियों से सबक सीखकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो और भी सशक्त, समृद्ध और समावेशी हो। ज्ञान का यह सफर यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यह तो एक शुरुआत है। धन्यवाद। जय हिंद।